हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 18 सितंबर 2016 में ऑफलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं और रिसेंटली अभी जो अगस्त और जनवरी में पेपर हुए हैं, इन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछा है, रितु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, तो रितु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो रितु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो माना ये दर्पण है हमारा समतल दर्पण। तो रितु जो टोटल खड़ी है, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है, टोटल 10 सेंटीमीटर दिया है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी रितु जहाँ पे खड़ी है, रितु 5 मीटर में खड़ी है और रितु का जो प्रतिबिंब है वो 5 मीटर में बन रहा है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के प्रतिबिंब के एकदम इक्वल टू बराबर बनता है और वस्तु के जितना दूरी रहेगी उतनी दूरी पे बनता है, उसका साइज भी समान रहता है। तो इसमें 5 मीटर पे ऋतु है तो 5 मीटर पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी टोटल 10 मीटर की दूरी दी गई है प्रतिबिंब और ऋतु के खड़े होने के वास्तविक प्रतिबिंब की। और फिर पूछा है, यदि दर्पण की ओर 2 मीटर चले, यानी ऋतु जो है दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है। तो ऋतु 5 मीटर में थी, तो ऋतु जो है जब 2 मीटर और चलेगी तो यहाँ पे 3 मीटर आ जाएगा। और फिर इधर से भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी 3 मीटर में आ जाएगा। तो यानी इसमें पूछा है ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी क्या होगी। जब वो 2 मीटर और आगे चलेगी तो 3 और 3 प्लस क्या होता हो जाएगा, 3 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी अब उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वो 6 मीटर का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। इस 6 में यानी ऋतु और ऋतु के वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 6 मीटर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आपके पास 3 परखनीलियाँ हैं XYZ और 3 विभिन्न विलयन से आधी आधी भरी हुई हैं। तो X में सोडियम क्लोराइड है और Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और Z में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनोप्थलीन विलयन की एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि परखनली में भरे विलयन इस प्रकार हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें XYZ यानी 3 परखनलियाँ हो गई और तीनों परखनलियाँ हमारी आधी आधी भरी हैं, यानी 3 परखनलियाँ हो गई, 3 टेस्ट ट्यूब XYZ। और तीनों परखनली में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड है। X में क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। और सेकेंड में क्या है, Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी Y परखनली में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है Y परखनली में। और तीसरे जेड जो परखनली है उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जो जेड परखनली है यानी HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो फिनोप्थलीन विलयन एक एक बूंद तीनों में डालेंगे तो क्या पाएंगे। तो फिनोप्थलीन विलयन जब हम डालेंगे तो X में NaCl यानी न्यूट्रल है, तो इसमें जो है फिनोप्थलीन का रंग कोई प्रभाव नहीं, वो रंगहीन हो जाएगा। और NaOH ये एक क्षार है, तो क्षार में फिनोप्थलीन का जो रंग हो जाता है वो पिंक कलर दे देता है, यानी Y में हमारा पिंक कलर देगा। और जेड जो है वो HCl है यानी अम्ल है, तो अम्ल में जो फिनोप्थलीन का विलयन का रंग हो जाता है कलरलेस हो जाता है, यानी रंगहीन हो जाएगा। तो हमारी परखनली X में रंगहीन और परखनली Y यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें है, यानी वो क्षार है, बेस है, तो उसमें फिनोप्थलीन का रंग पिंक हो जाएगा। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें परखनली में यानी जेड में है, तो उसमें भी कलरलेस हो जाएगा फिनोप्थलीन का रंग। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हम। X में गुलाबी दिया है तो X कलरलेस रहेगा, तो रंगहीन, गुलाबी तथा रंगहीन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा मिल गया है, यानी रंगहीन, X में रंगहीन, Y में गुलाबी यानी क्षार में गुलाबी और Z में भी रंगहीन यानी एसिड में भी रंगहीन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर का क्रम क्या होगा। तो हमारे जो दांतों का क्रम होता है, सबसे पहले कृदंत होता है,
फिर रदनक होता है, फिर अग्रचवर्णक होता है, फिर चवर्णक होता है। यानी कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी 4 टाइप्स के दांत होते हैं। तो इंसीजर की कितनी संख्या होती है? 8 संख्या होती है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। और कैनाइन यानी रदनक की कितनी संख्या होती है? इनकी संख्या होती है 4, इनमें 2 ऊपर और 2 नीचे दांतों की संख्या होती है। प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक जो होते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है? इनमें भी टोटल 8 दांतों की संख्या होती है, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। और मोलर जो होते हैं, उनमें कितनी दांतों की संख्या होती है? तो मोलर में टोटल 12 होती है, यानी जो चवर्णक होते हैं उनमें टोटल दांतों की संख्या 12 होती है, जिनमें से 6 ऊपर और 6 नीचे रहते हैं। और 6 ऊपर 6 नीचे, इसमें से जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, यानी द्विबार दंती उनको बोलते हैं। और जो एक बार निकलते हैं लाइफ में, उन्हें एक बार दंती बोलते हैं। तो जो इंसीजर होती है वो 2 बार निकलते हैं, यानी जो कृदंत होते हैं ये 2 बार निकलते हैं 8 दांत, यानी इंसीजर 2 बार निकलते हैं। और कैनाइन भी 2 बार ही निकलते हैं, यानी जो दूध के दांत होते हैं बचपन में 20 दांत, तो यानी उसमें ये काउंट हो जाएगा। तो जो रदनक यानी कैनाइन जो होते हैं ये भी हमारे 2 बार निकलते हैं। और प्री मोलर जो होता है ये एक ही बार निकलता है लाइफ में। और जो मोलर होता है, मोलर में जो 8 दांत होते हैं, यानी इसमें टोटल 12 दांत हैं मोलर यानी चवर्णक के। तो इसमें 12 दांत है, जो 8 दांतों की जो संख्या है वो 2 बार निकलते हैं लाइफ में। और उस 4 दांतों की जो संख्या है वो एक बार निकलते हैं। जो 4 दांत होते हैं उन्हीं को हम बुद्धि के दांत बोलते हैं, यानी वो चवर्णक यानी इंग्लिश में मोलर। मोलर जो होते हैं उनमें ही बुद्धि के दांत 4 पाए जाते हैं, जो लाइफ में एक बार निकलते हैं, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इसमें पूछा है सही क्रम बताना है। तो सही क्रम हमारा हो जाएगा कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसण यानी कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है, तो निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण चूसण कर्षण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? तो अदरक जो होता है वो तन्नम कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालन हैं? तो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, आयन पाए जाएंगे तो उनमें विद्युत चालन होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और जिसमें आयन नहीं पाए जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो सिरका में आयन पाए जाते हैं, यानी विद्युत का ये चालन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। सेकेंड जो शर्करा का विलयन है, इसमें आयन्स नहीं पाए जाएंगे, यानी इसमें विद्युत चालन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है लवण विलयन, इसमें भी आयंस पाए जाएंगे, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्ट है, तो ये भी जो है हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा राइट ऑप्शन में। और आसुत जल होता है, यानी डिस्टिल वाटर जो होता है, इसमें भी आयन नहीं पाए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हमारा कट जाएगा। तो इसमें पूछा है विद्युत चालक पूछा है, यानी जिसमें विद्युत का चालन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा थर्ड ऑप्शन में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, क्योंकि पौधों में जब श्वसन ही नहीं होगा तो वो जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि श्वसन जो ऐसी प्रक्रिया है पौधे में दिन और रात दोनों होती है, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य की उपस्थिति में होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि जीवित रह सकते हैं श्वसन के बिना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा कट जाएगा।
थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में पूछा है पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर में आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया है, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा गलत था तो कट जाएगा। बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है, तो इस गुटके पर कार्यरत बल का विषय में क्या कहा जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, ये गलत है हमारा आंसर। सेकंड है गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। थर्ड है इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें पूछा है बांस के पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। तो बांस की पत्तियों में सिरा विन्यास जो होती है वो समतल सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास होती है, और जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार यानी झकड़ा जड़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जालिका रूपी शिरा विन्यास किस में पाई जाती है, जैसे कि जालिका रूपी शिरा विन्यास हो गए, जैसे पीपल हो गए और गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, इन सबों में क्या हो जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ें पाई जाती हैं। तो बांस का पूछा है तो बांस हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो नहीं है पूछा है, पहला ऑप्शन है आकर्षण चुंबक का एक निश्चित परीक्षण है, और सेकंड ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं चुंबक के द्विध्रुवीय आरंभ होते हैं और दक्षिण ध्रुव में विलीन होते हैं। थर्ड है चुंबकों में सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा। इसमें गलत तथ्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा गलत तथ्य है, यानी आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान करके उनके उपयोग से कीजिए। तो धातु और अधातु दिया है और उनका उपयोग दिया है, तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। सबसे पहले दिया है आयोडीन, तो आयोडीन का प्रयोग घावों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए का हमारा सेकंड राइट हो जाएगा, यानी ए का हमारा सेकंड हो जाएगा। और बी में मरकरी दिया है, तो मरकरी तापमापियों में इससे मिला देंगे, यानी बी का हमारा थर्ड ऑप्शन से मिलान हो जाएगा। और सी जो है एल्युमिनियम को खाद्य पदार्थों या डिब्बा की पैकेजिंग में किया जाता है प्रयोग, तो एल्युमिनियम का मिलान हमारा फोर्थ से हो जाएगा, यानी सी का हमारा मिलान फोर्थ से हो गया। और क्लोरीन जो है जल शोधन में कार्य किया जाता है, तो डी का मिलान हमारा फर्स्ट में हो जाएगा, यानी डी का हमारा फर्स्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन में ही दिया है, तो इसलिए ऑप्शन राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो पहला ऑप्शन दिया है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, क्योंकि बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक नहीं है बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं प्लास्टिक दो टाइप्स के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं, यानी इनको सुनम्य ताप पर पिघलाया नहीं जा सकता है, और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको सुनम्य ताप पर पिघलाया जा सकता है। जैसे हम डेली रूटीन यूज में पॉलीथीन वगैरह यूज करते हैं, तो वो कौन सी प्लास्टिक है उसको पिघलाएंगे तो वो आसानी से पिघल जाएगी और मुड़ जाएगी, तो यानी वो थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग जिसमें लग जाए यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती हैं उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता, यानी जो एक बार वो बन जाते हैं तो उन्हें आसान ताप पे या सुनम्य ताप पे पिघलाया नहीं जा सकता, यानी जैसे हो गए
जैसे कुकर के हत्थे वगैरह होते हैं तो उस हमें हीट नहीं लगती है, तो कभी भी चूल्हे पे चढ़ाते हैं कुकर का हत्था, उसकी सहायता से हम पकड़ते हैं तो वो इतनी हीट होने के बावजूद भी गैस से निकलती है, फिर भी वो पिघलता नहीं है। तो वो किसका बना होता है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें थर्मोप्लास्टिक दे दिया है। और सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक और बैकेलाइट थर्मोसेटिंग। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि मेलामाइन और बैकेलाइट दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ना कि थर्मोप्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें पूछा है बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इसमें निर्देश दिया है, यानी 73 से 75 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो इसी निर्देश के अनुसार दिए गए हैं। तो चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निदर्शन दिया और शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया और उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर ना जाए। तो कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। तो अब प्रश्न है इसी के अनुसार, इस कथन के अनुसार। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं हम। इसमें का जो पहला प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा है क्या होगा यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डालते जाते हैं। तो सबसे पहले जो सल्फर का प्रयोग है वो किस में आएगा, वो हम उसको एसिडिक रेडिकल में रखेंगे, यानी एसिड में रखेंगे, ना कि बेस में। तो एसिड में क्या होता है, नीला लिटमस पेपर पत्र लाल हो जाता है। तो चलिए जिसमें नीला लिटमस पेपर पत्र लाल हो जाएगा वही राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसमें पहले ऑप्शन में ही दे दिया है नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बेस में क्या होता है, बेस में जो लाल लिटमस पेपर पत्र होता है वो नीला हो जाता है, वो बेस में होता है। यहाँ पे सल्फर की बात की गई है तो वो एसिडिक रेडिकल में आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो कौन सा पदार्थ बनता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल में घुलाएंगे। तो चलिए मिला लेते हैं रिएक्शन द्वारा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई हमारी और जल हो गया, तो ये बनाएगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो किस ऑप्शन में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, फर्स्ट ही ऑप्शन में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ऊपर जो क्रियाकलाप दी गई थी तो उसके अनुसार चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें पहले ऑप्शन में दिया है प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन। तो मापन तो इसमें कुछ हो नहीं रहा, तो मापन जिस ऑप्शन में वो हमारा कट जाएगा। और चरों पर नियंत्रण ये भी हमारा कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट हो जाएगा। प्रेक्षण हो रहा है, वर्गीकरण भी हो रहा है और निष्कर्ष भी निकाला जा रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों को दो दो बूंद रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करने की कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। यानी पहला ऑप्शन है श्यानता यानी विस्कोसिटी, सेकंड है बिंदु, थर्ड है विलेयता, फोर्थ है परिमाण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी श्यानता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल यानी केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। तो विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी।
तो पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंधित रासायनिक प्रक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि प्रेक्षण पर निष्कर्ष निकालना। तो यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पौधे जो है सिर्फ मिट्टी द्वारा ही कंटेंट या मिनरल वाटर जल नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि वो पानी से भी अपनी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यानी मनी प्लांट को अगर हम देखा जाए तो उसमें बिना मिट्टी बिना ही उसको हम उगा सकते हैं, उसको पानी में ही डाल के, तो वो अच्छे से वो जीवित रहेगा और ग्रो करेगा आगे। तो राइट आंसर जो है विद्यार्थी को हम पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि प्रेक्षण का निष्कर्ष निकालने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हो। और थर्ड ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना चाहिए। और फोर्थ है शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच पैदा करने की दिशा में हो जाती होती। इसमें तर्क कर रहा है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं पहले। वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाएं। सेकेंड है वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायता हो। और थर्ड है वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें। और फोर्थ है वे हस्त कौशल युक्त कौशलों का विकास में सहायक हो। तो प्रायोगिक जो गतिविधि का संचालन नहीं कर रही है वो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी केवल बच्चे को उच्च अंक या ग्रेड पाने की सहायता ही नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं और पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया गया है। तो नीचे दिए गए कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन जो दिया है लौ से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मोम में टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगेंगे, तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेक्षण हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है और जो दूसरा है वो हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन इसका। ऑप्शन दिया है फर्स्ट प्रेक्षण सेकेंड निष्कर्ष, और सेकेंड में दिया है फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष, थर्ड दिया है सेकेंड प्रेक्षण और फर्स्ट निष्कर्ष, फोर्थ है फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्रेक्षण है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला हम देख के बता सकते हैं, देख के कर सकते हैं, तो वो प्रेक्षण हो जाएगा और उसके बाद निष्कर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा निष्कर्ष है और जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो प्रेक्षण है। तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है। इसका क्या कारण हो सकता है कि इस प्रश्न के द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसमें बच्चा देख कर रहा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी परिकल्पना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है हमारा नहीं, प्रेक्षण कर रहा है क्योंकि देख कर रहा है, तो परिकल्पना कुछ सोच तो रहा नहीं है क्योंकि उसने सीधा बर्फ को लिया, एक ठोस बर्फ है वो जल्द देर में पिघलता है और एक चूर्णित बर्फ कर दिया तो वो जल्दी पिघल गया। तो उसने देखा, तो उसने देख कर क्या किया, प्रेक्षण किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसके बाद तब गर्म किया जाता है जब तक पत्तियों का रंग उड़ न जाए। इसके बाद पत्ती बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें इस पर डाली जाती है।
तो पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। तो इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है और निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है परख नली की स्प्रिट उड़ेलने समय क्या सावधानी बरती गई है। सेकेंड ऑप्शन है पत्ती को हानि ना पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई है। थर्ड ऑप्शन है जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। तो प्रतिसन उन्मुख शिक्षण के समर्थन होने के नाते आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियां समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने को लिए कहेंगे। थर्ड ऑप्शन है पहले विद्यार्थियों को उन विधियों के बारे में परिकल्पना करने के लिए कहेंगे, यानी इसमें बच्चा सोच रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जिनके रेत और नमक के अलग अलग किया जा सके और विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। इसका जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया है वो थर्ड दिया है। ऑप्शन नंबर इसमें बच्चा जो है परिकल्पना कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंध का वर्णन कर रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा सही। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्य उन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वह बल्कि पुष्पों का एक गुच्छा है। तो गुलाब, धतूरा, चाइना रोज ये सब एकल पुष्प हैं और सूर्यमुखी जो होता है यानी सनफ्लावर जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो एक गुच्छा है यानी फूलों का एक गुच्छा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, तो साइकिल में के पहिए दर्शाते हैं। तो साइकिल के पहिए जो नियत चाल से अगर चल रहे हैं वृत्तीय कक्षा में तो वो वृत्तीय हो गई, और स्थानांतरित गति होती है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जा रही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी वृत्तीय गति हो रही है और स्थानांतरीय गति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। पहला है नारियल, सेकंड है रेयॉन और थर्ड है जूट, पटसन और फोर्थ है कपास। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कपास हो जाएगा, यानी काली मिट्टी में सबसे जो अच्छा होता है यानी कपास को उगाया जा सकता है, यानी काली मृदा तक उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त और भौगोलिक कारक मानी गई है। और कपास की खेती के लिए कम से कम 60 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा भी आवश्यकता होती है और कपास की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूर होना चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, और काली मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है इसीलिए हम कपास को काली मिट्टी में उगाते हैं। सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी मिट्टी है कपास के लिए, तो वो काली मिट्टी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो जूट और रेयान दिया है, रेयान जो है हमारा सिंथेटिक रेशा है यानी कृत्रिम द्वारा बनाया गया है, और जूट जो है हमारा ये प्राकृतिक रेशा है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही था। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विषम को चुनिए, यानी इसमें से 3 सेम है और एक विषम है। तो अंडा, अंडाणु युग्मनज जो है वो एक कोश की है और भ्रूण जो है वो बहुकोशिकीय में आ जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर जो है हमारा सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है लार रस लार का कार्य होता है। पहला ऑप्शन है श्वसनली में खाद्य कणों में प्रवेश को रोकना, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। यानी लार का जो कार्य होता है, लार हमारे मुख में पाई जाती है जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके स्टार्च में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड हमारा सही हो जाएगा, यानी मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। और फोर्थ में वसा दे दिया था इसलिए ये कट जाएगा, और इसमें प्रोटीन दे दिया तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसमें का सही कथन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है अंतःश्वसन, यानी श्वास में जो खींची गई सांस है तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 होती है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में O2 यानी ऑक्सीजन भी होती है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और सेकंड ऑप्शन है अंतःश्वसन और उच्च श्वसन, यानी श्वास खींचने पर या निकालने पर दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, उच्च श्वास की श्वसन यानी श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। और फोर्थ है उच्च श्वसन की वायु कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, यानी जब श्वास निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी उच्च श्वसन की यानी श्वास निकालने वाले में वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट